हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। ये हमारा वीडियो सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 आएगा। इससे पहले मैंने आपसे स्टूडेंट के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया है सेट नंबर 3 मतलब कि क्वेश्चन पेपर 3 का। ठीक है, तो क्वेश्चन पार्ट 1 के अंदर मैंने सारे सारे आपको एमसी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। पार्ट 2 के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैंने 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन सारे सारे कंप्लीट करा दिए थे क्वेश्चन पेपर 3 का। ठीक है, जैसे कि आपसे स्टूडेंट को पता होगा कि आपसे स्टूडेंट के लिए मैं 3 से 4 क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, जिसके जिसको आप सारे से चारों चारों क्वेश्चन पेपर कर लेते हो तो लगभग लगभग आपका 100% आपका क्वेश्चन पेपर उसमें से ही बनेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर के आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चन तक सारे को सारे क्वेश्चंस आपके सीबीएसई के आपने कुछ सीबीएसई वालों ने अपलोड कर रखा है, प्लस में कुछ प्रीवियस ईयर के भी आएंगे। तो चारों चारों क्वेश्चन पेपर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ हुए हैं और बार बार रिपीटेड होते आएंगे। वही सारे क्वेश्चन है आपके, और जिनकी संभावना इस साल आने के कम से कम लगभग लगभग 100% के आसपास में है। और यही क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर में प्लस में बोर्ड एग्जाम दोनों में ही जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोनों का ही आपको फायदा देगा। प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके 80 में से इसकी 80 स्कोर करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको मैं करा रहा हूँ। तो आज का ये जो हमारा पार्ट 3 है हमारा, इसके अंदर में हम 4 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन हमारे बच गए थे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे बच गए थे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे स्टूडेंट को दो काम करना जरूरी होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कौन पे सेट करना होता है। दूसरा, इस वाली वीडियो को लाइक करना होता है। सब्सक्राइब और लाइक करना जरूरी हो इसलिए होता है क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लाते बना बना के देते रहता हूँ। ठीक है, आप लिए लाते रहता हूँ। तो और आपको पता ही हो क्लास 12 के अंदर आपको मैं फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाता हूँ। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर के लिए आपके प्लस में इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके लिए मैं बनाता हूँ। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख लेना जरूर, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, प्लीज ये दो काम करना जरूरी है, कर देना। और क्लास का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो अपने आज इस क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा, और आपको मैं बता दूं 3 नंबर वाले क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ हमारा एक क्वेश्चन बच गया था, उसको इस वाली क्लास का हम कन्वर्ट ले करके बाकी 4 और 5 फिर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन जो नंबर जो हमारा रह गया था वह हमारा 37 है। 3 नंबर क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन रह गया था हमारा। तो हमारे को पहला पूछा गया, परिनालिका शब्द को परिभाषित कीजिए। परिनालिका शब्द हमारे को बताना है वह क्या होता है। और धारावाही परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनाइए। मतलब कि धारावाही जो परिनालिका होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो हमारे को चित्र बना देना है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, परिभाषा 1 नंबर मिल गया, चित्र बनाने का 1 नंबर मिल गया। और अगला देखो, बताइए कि इस चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहा के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए कैसे किया जाता है। मतलब कि इसका चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग, परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग, इसमें नरम लोहा को हम रख देंगे तो इसको हम नरम लोहे को हम कैसे चुंबकित, मतलब कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं नरम लोहे के द्वारा। ऐसे में बोला जाए तो नरम लोहे के द्वारा हम परिनालिका के अंदर में। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का इसका चुंबकीय परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे कि हमारा नरम लोहा है तो चुंबकित करने के लिए, चुंबकित मतलब कि इसको चुंबक बनाने के लिए। ठीक है, चुंबक बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है, मतलब कि हम नरम लोहे को कैसे चुंबक चुंबक बना सकते हैं परिनालिका के द्वारा। तो ये हमारे को बताना है इस क्वेश्चन के अंदर में। तो चलो इसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहले परिनालिका की परिभाषा आपको मैं बताता हूँ। पास पास लिपटे हुए, ठीक है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति को, ठीक है, बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ठीक है, क्या क्या है देखो, पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार। ठीक है, पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार ऐसे इस प्रकार से लिपटे हुए होते हैं, पास पास में होते हैं। और बेलन की आकृति, ये बेलन की आकृति बनाते हैं, इस प्रकार से बेलन आपका बनता है कि आकृति के अनेक फेरे, यह इसमें अनेक फेरे होते हैं वाली कुंडली, इसको ये कुंडली, इस प्रकार कुंडली बोलते हैं। ठीक है, जुड़े हुए रहते हैं आपस में, को परिनालिका हम कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका होता है। नेक्स्ट देखो, हम इसका ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे वैसे ये एक बार पढ़ लेना, इसको समझ, इसको मैं एक बार समझा देता हूँ फिर भी। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ये। ठीक है, हमारे को दूसरे में बताना था कि इसका जो कैसा होता है। ठीक है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा इस प्रकार से होता है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, इसके बारे में आपको यहां से लेकर के यहां तक आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी समझा दूंगा। पहले चुंबकीय क्षेत्र, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर चुंबकीय क्षेत्र, बाकी इसको लिखना मत। ठीक है, इसके आंसर, जैसे कि आंसर में आपके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताओ, परिनालिका का, तो ये याद होना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया एक्स्ट्रा। तो चुंबकीय क्षेत्र इसको भी याद कर लेना, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर में इसका ये चीज नहीं लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न की बात करते हैं। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर, परिनालिका के अंदर में जो समांतर रेखाओं के रूप में होती है,
जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती है। प्रणालिका के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। कहते हैं समांतर रहते हैं और सीधी रेखाओं के रूप में होती हैं, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती है। अंदर की बात की जा रहा है, ये रहा, जैसे कि दिखा देता हूँ। ये रहा प्रणालिका के अंदर में, ये अंदर की बात की जा रही है, समांतर में होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखो। और देखो, भीतर लिखा हुआ है, भीतर मतलब अंदर ही होता है। क्षेत्रीय रेखाएं लूप बनाती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, जैसे कि, और इसमें देखो भीतर के अंदर में भीतर की बात की जा रहा है। ठीक है, अंदर ही, भीतर मतलब अंदर ही होता है। क्षेत्र रेखाएं लूप बनाती है, लूप बनाती हैं। लूप आपको समझाता हूँ। जो उत्तर से, ठीक है, जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं, जैसे कि छड़ चुंबक में, छड़ चुंबक के अंदर में भी सेम। छड़ चुंबक का जो है आपने देखा होगा, छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लूप बनाती हैं। लूप मतलब कि एक तरह से प्रभाव बोल सकते हो, यहां से लेकर के यहां तक जाना। ठीक है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र में, और अपना उत्तर ध्रुव से साउथ ध्रुव की ओर में जाते हैं ये। ठीक है, बस इतना ही सही है। और बाकी सब जो, और ये देखो बाकी और भी चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं, ये भी समांतर रहते हैं। एक चुंबकीय रेखा एक ये है, एक ये है, समांतर में रहते हैं, एक दूसरे से सटते नहीं है। मैंने थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बन पाया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आपने बुक में देखोगे तो आपको प्रॉपर दिख जाएगा। तो प्रॉपर ये समांतर में रहते हैं ये सब। ठीक है, ये समांतर, ये समांतर, ये भी समांतर में है। इधर भी सेम है, प्रॉपर नहीं बन पाया बस। ठीक है, तो इसका फिगर आपको बनाने आना चाहिए, इसका फिगर बनाना सीख लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर में आएगा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, सारे सारे क्वेश्चन ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं ये किसी को इंडिकेट नहीं करूंगा, दिखाऊंगा नहीं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी फोकस करना। 80 में से 80 मार्क चाहिए तो। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखो, हम नरम लोहे का प्रयोग कैसे, चुंबक, नरम लोहे का ना हम यूज कैसे कर सकते हैं चुंबक, चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का। तो प्रणालिका के भीतर, मेरा अंदर, उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ, जैसे कि नरम लोहा, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है हमारा, एक नरम लोहा क्या, तो चुंबकीय पदार्थ होता है, को प्रणालिका के भीतर, मैं अंदर भीतर रखकर चुंबकीय, चुंबक बनाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। तो हम नरम लोहे को हम क्या करेंगे? प्रणालिका के भीतर में रख देंगे, तो इस प्रकार से वह चुंबक बन जाएगा। ठीक है, तो इस चुंबक को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, ये इतना आंसर हमारे को इस वाले क्वेश्चन के अंदर में देना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला 4 नंबर वाला क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप शुरू को ये वाला परिणालिका वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो इस वाले ना पैराग्राफ पढ़ोगे ना, कुछ कुछ आपको समझ में भी आएगा, कुछ कुछ नहीं भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, समझा भी देता हूँ, फिर आपको मैं जो मोटा मोटा जो इसका क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है आपको समझा दूंगा। देखो, तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं। सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण एक ही विधि से नहीं करते। क्या? सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण एक ही विधि से नहीं करते। समझे बात को? मतलब कि प्रकाश संश्लेषण करने का जो सभी का तरीका होता है, एक तरह से बोल सकते हो विधि, सबका अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार से आप समझ के चलो। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करने का जो तरीका होता है सभी का अलग अलग होता है। अधिकांश पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रत्यक्ष रूप से उस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करता है। अब अधिकांश जो होता है हमारे को बोला जाए अधिकतर पे प्रकाश संश्लेषण प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से गैसीय, ठीक है, गैसीय हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है, सभी से पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? लेते हैं, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, जो रंध्रों के माध्यम से पत्तियों में विस्तृत होकर प्रवेश करती है। अब क्या? रंध्रों के माध्यम से, सभी को पता है, स्टोमेटा इंग्लिश में कहते हैं, रंध्रों से ही हमारा गैसों को लिया जाता है, गैसों को छोड़ा जाता है। ठीक है, फिर पत्तियों, गैसों से, फिर रंध्रों से पत्तियों में आ जाते हैं। अगला देखो, विस्तृत, ठीक है, आना। हालांकि कुछ पौधे जैसे कि अनानास की पत्तियों की कोशिकाओं के, ठीक है, पत्तियों कोशिकाओं के रसधारी में कार्बन डाइऑक्साइड को एक जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में संगठित करने की क्षमता होती है। कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि पत्तियों करने में कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से लिया जा रहा है, और ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में संगठित करते हैं बस। ठीक है, अगला देखो, यह जटिल यौगिक बाद में हरित लवक तक ठीक है, पहुंचाया जाता है। अब यह हरित लवक होता है क्लोरोफिल, सीधे बात है, क्लोरोफिल के बाद में बोला जा रहा है, वहां तक लेके जाया जाता है। ठीक है, और आवश्यक होने पर वह कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दे रहे हैं। अगर शायद मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि ज्यादा उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता होगा, तो फिर वो छोड़ देते हैं, वैसे तो लेते आएंगे। ठीक है, आगे देखो, जिससे, ठीक है, जिससे प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। ठीक है, समझते हैं। बाकी मैं तो अधिकतर हम तो ये पढ़ के चलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है ना, ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। यहाँ पर मुक्त करने वाला समझ में नहीं आया थोड़ा सा, बाकी देखते हैं आगे। यह विशेष प्रकार का प्रकाश संश्लेषण तंत्र माना जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण तंत्र माना जाता है,
कि शुष्क क्षेत्रों में जल जल ठीक है जल जल बचाव के रूप में विकसित हुआ है। अब ये प्रकाश संश्लेषण तंत्र प्रकाश संश्लेषण का एक तंत्र माना जाता है और जिसका विकास सूक्ष्म क्षेत्रों में जल के बचाव के लिए विकसित किया गया है, इसका विकास किया गया है। ठीक है, तो लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण ये होता है कि सभी के अंदर में अलग विधियां होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं पौधे, ऑक्सीजन और रंध्रों के द्वारा लेते आएंगे। ठीक है, बस यही सब है। बाकी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, डायरेक्ट हो समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन पहला देखो, यह प्रकाश संश्लेषण तंत्र सूखे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए पौधों की किस प्रक्रिया को न्यूनतम करता है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण आएगा, सूखे क्षेत्र होते हैं। ठीक है, सूखे क्षेत्र में आपको पता होगा पानी की कमी है। ठीक है, तो इसमें बताओ पौधों की किस प्रक्रिया को न्यूनतम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, न्यूनतम करते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना, आंसर दिखाता हूँ। तो ये रहा पहला आंसर, है वाष्प उत्सर्जन को कम करते हैं जो प्रक्रिया होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है, जितने भी से पौधों के अंदर में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वातावरण के अंदर में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, छोड़ दिया जाता है, जिससे कि देखो, और सूखे क्षेत्र के अंदर में जैसे सूखे क्षेत्र में पानी जो ज्यादा होगा तो इसमें क्या होता है ना, वाष्प उत्सर्जन जो होता है ना सूखे क्षेत्रों के अंदर में कम होता है। ठीक है, दिन के समय में नहीं होता, उनके रात के समय में ज्यादा से ज्यादा वह करते हैं, तो वाष्प उत्सर्जन हो गया, पहले का आंसर ये है। नेक्स्ट का आंसर आपका आएगा, ऐसे पौधे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कब ग्रहण करने की संभावना रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वह कब लेते हैं। अब सुनो, अब एक चीज सुनना, जैसे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए कौन लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों के अंदर में रंध्र होते हैं वह लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रश्न में आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेंगे, पत्तियां लेंगे, पत्तियों के अंदर में रंध्र होता है। अब रंध्रों के द्वारा ही हमारे क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है हमारा। तो अब बताओ, तो पौधे संभावना, पौधे परिवहन से कार्बन डाइऑक्साइड कब ग्रहण करने की संभावना रखते हैं, मतलब दिन में रात में, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका है, ये पौधे अपने रंध्रों को दिन में बंद रखते हैं ताकि पानी का बाष्पीकरण रुक सके। बाष्पोत्सर्जन दोनों एक ही होता है, और इसके बजाय वह रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और तब तापमान कम होता है और बाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होती है, वह कम होती है। तो किस समय पूछा जाता है, हमने समय बता दे, रात के समय। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखो सी या डी में से दोनों में से एक का आंसर हमारे को देना है, बाकी हम तो दोनों का आंसर जान के चलेंगे क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यह प्रश्न ए में उल्लिखित किया, ठीक है, उल्लिखित प्रक्रिया को न्यूनतम करने में कार्बन डाइऑक्साइड को जटिल यौगिक के रूप में संग्रहित करने की क्षमता किस प्रकार सहायक होती है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमने एक के नाम कौन सी प्रक्रिया का न्यूनतम किया, बाष्पोत्सर्जन को किया। बाष्पोत्सर्जन में, ठीक है, न्यूनतम करने में, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन को न्यूनतम करने में कार्बन डाइऑक्साइड को जटिल यौगिक के रूप में संग्रहित, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कर रहे हैं, जटिल यौगिक है कि इसको हम संग्रहित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, कि क्षमता किस प्रकार सहायक होती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम इकट्ठा कर रहे हैं तो वह वाष्पोत्सर्जन के अंदर में किस प्रकार से वह सहायक है। ठीक है, तो ये किस प्रकार, मतलब जैसे कि देखो, हमने क्या करना है, समझो क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रात के समय में ले रहे हैं, हम दिन के समय में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम रात के समय में ले रहे हैं, जिससे कि हमारे किसके में फायदा हो रहा है, हमारा बाष्पोत्सर्जन के अंदर में फायदा हो रहा है। अगर दिन के समय में हम कार्बन डाइऑक्साइड लें तो हमारा बाष्पोत्सर्जन की दर क्या रहेगा, उच्च रहेगा, और पानी की कमी हो जाएगी, अब पौधा अपना वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो ये ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा हैगा, जो ये जटिल यौगिक हैगा, हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसको इकट्ठा रात के समय में कर रहे हैं, तो इससे हमारा वाष्पोत्सर्जन के अंदर में क्या हो रहा है, उससे हमारे को मदद मिल रहा है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो किस प्रकार से मिल रहा है, वह देखो वही सेम सेकंड जैसा ही है। सेकंड थोड़ा थोड़ा सेकंड जैसे ही आंसर लिखना हमारे को। देखो जैसे कि रात में CO2 को जटिल कार्बन यौगिक के रूप में संग्रहित करके पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक CO2 की आपूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रात के समय में ले रहे हैं और CO2 की आपूर्ति हो जा रहा है हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए। और भले ही उनके रंध्र पानी बचाने के लिए बंद हो, उनके रंध्र पानी बचाने के लिए बंद हो, पानी बचाने के लिए क्या बंद हो, यह उन्हें दिन में पानी की हानि वाष्पोत्सर्जन को न्यूनतम करने में मदद करता है। और ये क्या करता है, उनके जो रंध्र रहते हैं अपना क्या रहते हैं, सुबह के समय बंद रहते हैं, और जो हमारे दिन के समय में वाष्पोत्सर्जन को हम क्या करता है, हमारे को जो जटिल यौगिक हम रात के समय में लेते हैं, रात के समय में ले रहे हैं हम, वह हमारे को बाष्पोत्सर्जन के अंदर में हमारे को मदद कर रहा है, वह उसकी दर को कम कर दे रहा है। तो बेसिकली सेकंड जैसा ही हमारा थोड़ा थोड़ा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका अथवा वाला ही है। यदि पत्ती, ठीक है, यदि पौधों की पत्तियों को एल्यूमिनियम की पन्नी से ढक दिया जाए, पौधों की पत्ती को हम क्या कहें, एल्यूमिनियम की पन्नी से हम ढक दे रहे हैं,
तो इससे पौधों की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसके पौधे की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे को बताना है एल्यूमिनियम के पढ़ने से। देखो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, वह प्रकाश संश्लेषण के बिना पौधे भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर पाएंगे जो उनकी विधि और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहा जा रहा यह है कि एल्यूमिनियम में लगा देंगे, ना वह क्या कर पाएंगे ना रंध्र द्वारा, ना वह कार्बन डाइऑक्साइड को ले पाएंगे, ना सूर्य के प्रकाश को ले पाएंगे। ठीक है, ना वाष्प को उत्सर्जन कर पाएंगे, जिसके कारण देखो पहले तो सूर्य का प्रकाश नहीं ले पाएंगे, पानी अपना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएंगे, जिससे अपना क्या है अपना भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन और ऑक्सीजन भी अपना भोजन भी नहीं बना पाएंगे, ऑक्सीजन भी उत्पन्न नहीं करेंगे। ठीक है, और उनकी विधि भी नहीं होगी और उनका अस्तित्व भी फिर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं कर पाएंगे, मतलब कुल मिलाकर जीवित नहीं रह पाएंगे वह। ठीक है, पौधे भी एक था, और कोई कोई सोचता हो कि पौधे क्या जीवित हैं। हाँ, पौधे जीवित होते हैं, जो भी जैसे कि जो भी देखो अपना भोजन बनाते हैं। ये भी क्या है एकदम, जैसे कि हम क्या इंसान है, अपना भोजन तो नहीं बनाते हैं, मगर चलते तो हैं। कमा जैसे कि हमारे को काम करना पड़ता है, फैमिली को चलाना पड़ता है, अपने जैसे कि हम जीवन के लिए अपने जीवित रहने के लिए हम खाना भी खाते हैंगे, तो उसी प्रकार से पौधे अपने जीवित रहने के लिए अपना भोजन भी तो बनाते हैं ना, ये सब। तो चलो, हमारा 4 नंबर वाले के एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 4 नंबर वाले अभी हम कर रहे हैं, फिर 5 नंबर वाले पे हम भरेंगे। ठीक है, पहले चार चार कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 है। देखो, एक छात्र के ठीक है, एक छात्र के हाथ पे गलती से सांद्र H2SO4 गिर गया। अब सबको पता है H2SO4 क्या होता है, हमारा एसिड है, अम्ल है, उसके हाथ पे गिर गया। ठीक है, हाथ पे गिर गया। अब बताओ, जैसे कि हमारा एसिड है H2SO4 है, वो भी सांद्र है, बहुत हाई लेवल का है। ठीक है, तो इससे क्या होना, जलन होने लग गया। अब इससे इसके अलावा HCl होता, हाई पावर वाला। HCl अधिकतर जो पता है ना आपके जो साइंस लैब के अंदर आपको H2SO4 मिल जाएगा। HCl कम मात्रा में मिलता है, अगर मिलेगा भी तो आपको हल्की क्वालिटी वाला मिलेगा। अगर जो है भी, मैंने जहां तक मैंने सुना है, ठीक है, मेरे सर जो बताते थे, तो सर ये बताते थे HCl क्या है, पहले तो एसिड किंग है, क्या है, एसिड का किंग है। अगर हाई पावर वाला HCl होगा ना, तो वह आपके हाथ के अंदर छेद कर देगा, एक बूंद पड़ते भी, मतलब कि कुछ एक बूंद तो नहीं, मैं कई सारी बूंद मिल करके ज्यादा मात्रा में वह आपके हाथ के अंदर में छेद भी कर सकता है HCl। ऐसा इतना होता है। तो बाकी H2SO4 गिर गया, और शिक्षक को पता चलने से पहले ही उसके ठीक है, उसके दोस्तों उसके हाथ पानी और साबुन से धो लिए। ठीक है, लेकिन हाथ में जलन जारी रही, जलन जारी जो है मतलब कि हाथ के अंदर जलन जारी रही। और फिर उसके दोस्त ने ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट को उसके हाथ पर रगड़ा और फिर पानी से धोया, इससे अंततः जलन मच कम हो गया। अब बताओ, सोडियम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट वह क्या है, बताओ। पहले तो हमारा पता है ये एसिड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका क्या है, एक क्षारक है। क्या है, क्षारक है, बेस है। ठीक है, तो अब अम्ल और अब क्षारक मिल गए, तो आपस में क्या बनेंगे, वह उदासीन हो जाएंगे। ना वह अम्ल रहेगा, ना वह क्या रहेगा, ना अम्ल रहेगा, ना वह क्षारक रहेगा, उदासीन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जलन कम हो गया। ठीक है, तो हमारे को पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन आपका है, क्या आप प्रयोगशाला में उपलब्ध ठीक है, उपलब्ध किसी अन्य पदार्थ का सुझाव दे सकते हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट के स्थान पर उपयोग किया जा सके। सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह पे हम और भी कौन से तत्व का हम यूज कर सकते हैं। तो अपना दे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, क्षारक लेना है हमारे को, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। और कैल्शियम के आसपास में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हो गया। और भी देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं हम, ऐसे थोड़ी ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, HOH। अगला देखो, हम लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो ये सब हम क्षारक ले सकते हैं जो अम्ल को क्या कर देगा, उदासीन। ये सभी क्षारक जो अम्ल को उदासीन करने करके जलन को कम कर देंगे, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है बी, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एसिड जलन, ठीक, एसिड जलन के उपचार में सम्मिलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब सोडियम मतलब कि हमारे को ना, हमारा H2SO4 का बोला जा रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराओ, सीधे से बोला जा रहा है। तो चलो हम कराते हैं। तो H2SO4 हो गया हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na। ठीक है, ये होता है, समझ लो NaH, ठीक है, NaHCO3 ये आपका होता है। बाकी इसको अपना बराबर करने के लिए बात अलग है, दो आगे लगाना पड़ेगा हमारे को। तो फिर से देखो, तो हमारे क्या होगा, हमारा सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, इससे अभिक्रिया करता है, तो हमारे देखो पता, कभी भी हमारा अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारे सबसे पहले क्या बनता है, एक तो नमक बनता है, लवण बनता है, नमक, पानी, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तीन चीज आपके बनते हैं। हमेशा याद रखना, कभी भी हमारा एसिड, हमारा अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा पहला
लवण बनेगा, नमक बनेगा, दूसरा जल निकलेगा, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये तीन चीज होना ही होना है, ठीक है। तो हमारा Na, ठीक है, Na2SO4 हमारा लवण बन गया, H2O जल निकल गया, और CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो ये उदासीन अभिक्रिया आपका हो गया, और प्लस में लवण जल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनता है। एक सेकंड रुकेंगे ताकि हम अपने लैपटॉप को चार्ज में लगा दिया जाए। चलो, ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा बनता है, इसका संतुलित समीकरण ये है, इसको याद करना जरूरी है। अब देखो अगला, अगला क्वेश्चन हमारे को सी या डी दोनों में से एक का आंसर देना है। देखो, क्षारक के कोई, ठीक है, कोई दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो क्षारक के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। क्षारक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं बताओ। क्षारक, देखो क्षारक है हमारा, ठीक है, क्षारक हो गया। तो सोडियम है, जैसे कि हमारा बेकिंग सोडा होता है, मीठा सोडा होता है। जो हमारा खाने बनाने में इस समय क्षारक के दो उपयोग ले सकते हैं, जैसे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, का प्रयोग साबुन हो गया, कागज हो गया, कृत्रिम रेशों के निर्माण में निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका हो गया, ठीक है, का उपयोग मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए, उदासीन करने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्षारक का बेसिकली हम जो बेकिंग सोडा होता है, मीठा सोडा होता है खाना बनाने में, ठीक है, तो इन सब में हम यूज करते सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब देखो क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अथवा वाला आएगा, इसका आंसर लिखा नहीं, एक सेकंड हो जाना। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो डी हमारा क्वेश्चन है, H प्लस आयनिक, ठीक है, H प्लस की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो H प्लस सांद्रता है, H प्लस सांद्रता क्या होता है हमारा, सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब H प्लस आपका आयन बन रहा है, हाइड्रोनियम जो बोलते हैं, हाइड्रोनियम जो आपका आयन होता है, वह किसी विलयन के अंदर में क्या आएगा, विलयन की प्रकृति, जैसे कि H प्लस आयन है आपका, जितना अधिक H प्लस आयन आपका होगा ना, H प्लस आयन आपका होगा, वह अधिक से अधिक, वह अधिक प्रबल अम्ल होगा। मतलब आप लिखोगे जितना अधिक H प्लस आयन आपका होगा, वह अधिक, ठीक है, वह अधिक शक्तिशाली, क्या लिखोगे, शक्तिशाली, शक्तिशाली आपका अम्ल होगा। जिसके अंदर में H प्लस आयन की सांद्रता सबसे ज्यादा होगा, H होगा, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। प्लस में जिसके अंदर में O प्लस आयन, ओ प्लस एच माइनस का जो आयन का रहेगा, वह जिसके अंदर में सबसे ज्यादा, और जिसके अंदर में सबसे ज्यादा ये ओ प्लस एच माइनस का आयन आपका होगा, वह अधिक से अधिक आपका क्षारक, एक अधिक प्रबल क्षारक आपका होगा। ठीक है, ये आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 4 नंबर वाले बाकी है हमारे, एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ है। हाँ, ये रहा, एक क्वेश्चन हो रहा है, एक सेकंड रुक जाना। चलो, एक क्वेश्चन है, ये लास्ट है 4 नंबर वाले में से। देखो 38, अनिल ने अपने हाथ में एक अवतल दर्पण पकड़ा, ठीक है, अवतल दर्पण पकड़ लिया, ठीक है, और उसकी परिवर्तक सतह को सूर्य की ओर निर्देशित किया। अब इसका परिवर्तक सतह को मतलब कि सूर्य की ओर में अपना सूर्य की ओर में निर्देशित घुमा दिया, ठीक है, और तत्पश्चात दर्पण, एक सेकंड रुक जाना, ठीक है, तत्पश्चात दर्पण से परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखे एक सफेद कार्डबोर्ड पर निर्देशित किया गया। मतलब कि जो अपना दर्पण से परावर्तित परावर्तित दर्पण से परावर्तित प्रकाश की किरण को, की ठीक है, कि प्रकाश की किरण को दर्पण के पास रखे। अब मतलब कि प्रकाश को पहले क्या है ना, प्रकाश को लाया जा रहा है दर्पण पे, फिर इसको ना ऐसे घुमाया जा रहा है कि ना हमारे सीधे बोर्ड पे भी, जो कार्डबोर्ड आएगा उसके ऊपर में, इसके ऊपर भी प्रकाश किरण गिरे, निर्देश किया गया। और कार्डबोर्ड को धीरे धीरे आगे पीछे और तब तक घुमाया गया, तब तक उसकी कार्डबोर्ड पर प्रकाश का एक चमकीला तीक्ष्ण बिंदु नहीं दिखाई दे। मतलब कि ऐसे से मतलब कि प्रकाश लाया गया आईने पे, फिर आईने को इस प्रकार से घुमाया गया, कार्ड पे गया, और कार्डबोर्ड पे गया, कार्डबोर्ड पे तक वहां पर नहीं, उसको घुमाना, जो अपना जो बोर्ड आएगा कार्डबोर्ड को तब तक नहीं घुमाता, हमने नहीं छोड़ा जब तक वह क्या हो जाए, वहां पर कार्डबोर्ड पर चमकीला तीक्ष्ण बिंदु दिखाई ना देना पड़ जाए। ठीक है, तो नहीं दिखाई दिया। प्रकाश का यह है बिंदु कागज पर सूर्य का प्रतिबिंब बनाता है, और जिसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं लाइन बाय लाइन। तो पहला आपका क्वेश्चन पूछा है, अवतल दर्पण के दो अनुप्रयोगों की सूची बनाइए। अवतल दर्पण है, जैसे कि आपका टॉर्च हो गया, गाड़ी के आपके टॉर्च हो गया, हेडलाइट हो गया, ठीक है, तो इन सब में ना अपना अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। दो अनुप्रयोग बताना है। चलो आंसर, इसको डायरेक्ट देखो, आंसर देखो।
जैसे कि देखो दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी जो हम शेविंग बनाते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है शेविंग वाले में। टॉर्च हो गया आपका, और एक सेकंड सॉरी, टॉर्च, सर्च लाइट हो गया, वाहनों के हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि दर्पण और मुख्य फोकस के बीच की दूरी कितना 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछा जा रहा है, ये देखो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आएगा, इंपॉर्टेंट सारे सारे। और एक क्वेश्चन पे मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे सारे क्वेश्चन आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, सभी की प्रैक्टिस करके जाना। मैं लिख करके देता हूँ, 80 में से 80 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं 4 क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, उसके पक्के कर लेना। ठीक है, तो देखो हमारे को दर्पण और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, दर्पण और मुख्य फोकस के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, कुल मिला के बोला जाए ध्रुव से आएगा, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। वक्रता बताना है, त्रिज्या बताना है हमारे को। और तो F2 देखो, एफ और त्रिज्या आधा ही तो होता है। एक सेकंड रुक जाना, देखो तो हमारे देखो पहले जो क्वेश्चन देखते चलो, दर्पण और मुख्य फोकस के बीच की दूरी कितना है। ठीक है, दर्पण और मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। पहला तो क्लियर है, दर्पण और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब हमारे को फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमारे को त्रिज्या बताना है, त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा। देखो मैं आपको ऐसी रफली पकड़ मान चलो, अवतल अवतल दर्पण है आपका। ठीक है, अवतल 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 इस प्रकार से बनता है। ठीक है, और इसमें आपका पहले तो एक मान चलिए ये क्या रहता है आपका, पोलर ध्रुव रहता है, फिर फोकस दूरी आपका रहता है, और फोकस दूरी के बाद में फिर आपका सी रहता है, सेंटर रहता है। तो अब देखो, तो हमारा अब बात किया जा रहा है, अब हमसे बोला जा रहा है कि दर्पण और मुख्य फोकस के बीच की दूरी कितना है, 15 है, मतलब कि दर्पण दर्पण यहाँ पर है हमारा। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी हमारे को फोकस, मुख्य फोकस आपका फोकस तो एक ही रहता है, 15 सेंटीमीटर आपका ये है। तो हमारे का बोला जा रहा है कि त्रिज्या बताओ। अब ये जो सेंटर जो सी रहता है ना, वह यहाँ सेंटर से सी से लेकर के आपका पी तक के बीच की दूरी क्या रहता है, वह आपका जो दूरी आपका रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आप बोलते हो तो केंद्र, केंद्र जिसको सी मतलब ये क्या है, केंद्र है आपका, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होता है, आपका त्रिज्या होता है। तो हमारा जो एफ एफ जो रहता है ना आपका, सी केंद्र और पी के बीच में रहता है बिल्कुल ही। तो हमारे देखो वक्रता की त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आपका क्या रहता है, वह आपका 2f रहता है। ठीक है, 2f रहता है, कुल मिलाकर के यही है कि f हमारा आधा रहता है इसका आधा, तो हम इसको 2 गुना कर देंगे तो हमारा r कितना त्रिज्या के निकल के आ जाएगा, हमारा 30 आ जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन था बस। अब अगला देखो क्वेश्चन, देखो सी क्वेश्चन हमारा आएगा, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, यहाँ पर ध्रुव पर और फोकस के बीच रखा जाता है, तो बनने वाले प्रतिबिंब के प्रकार को दर्शाने के लिए किरण रेखा हमारे को बनाना है। तो देखो ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण के अंदर में हमारे को बोला क्या जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि फोकस और ध्रुव, पी को, ये हमारा क्या, पी क्या होता है, हमारा ध्रुव होता है, आपको मैंने अभी बताया था। सी क्या रहता है, ये हमारा केंद्र रहता है, और एफ क्या रहता है, हमारा फोकस दूरी रहता है। ठीक है, अब हमारे को दोनों के बीच में रखा गया, तो लगभग लगभग मान चलो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा 19-20 हो गया है। ठीक है, बीच में ही मान लो, ये बीच में यहाँ पर होना चाहिए, वैसे कोई बात नहीं। ठीक है, चलो मान लो यहीं पे बीच में। ठीक है, तो हमारे को बताना है कि इसमें किरण एक बताना है कि प्रतिबिंब के प्रकार को दर्शाने के लिए, प्रतिबिंब का प्रकार मतलब कि प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है, बौना है, कैसा आएगा, उसको दर्शाने के लिए हमारे को बताना है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति पहले समझ लो, वह कि बड़ा होगा, भासी होगा, सीधा आपका होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है, तो सबसे पहले जो हम रेखा, एक रेखा हम खींचते हैं, वह सेंटर से रहता है, केंद्र से रहता है, और हमारा एक दूरी निश्चित है हमारे, जो देखो, और हमारे को जो बिंब की ऊंचाई तो हमारे को नहीं दिया गया, नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, हमने ऐसी सिंपल सा मान लिया इतनी ऊंचाई होगी, हमने अपने आप से इतनी ऊंचाई हमने खींच लिया है। तो एक लाइन जो आपका जाएगा सेंटर से जाएगा। ठीक है, और सेंटर से वो भी सिर से, जो वस्तु के सिर से जाएगा, सिर से यहाँ पे मैंने रेखा की, मैंने खींच दिया एक ही रेखा। एक रेखा आपका जाएगा, किससे जाएगा, आपका पी से जाएगा। ठीक है, ध्रुव से जाएगा, तो ध्रुव से आप जब एक रेखा खींचोगे, तो आपका एक रेखा जहां पे वह कटेगा, तो कटने जहां पे आपका कटेगा, तो वहां से लेकर के यहाँ तक, वहां से बिंदु से लेकर के नीचे तक बिंदु जब आप लाइन खींचोगे, तो ये आपका क्या रहेगा, आपका प्रतिबिंब आपका रहेगा। ठीक है, और जब आपका अवतल दर्पण में आप पढ़ रहे होगे, अवतल दर्पण का जो आरेख सबका आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो उसमें सबसे लास्ट के अंदर में, जो सबसे लास्ट के अंदर जो पोजीशन आपका दिया गया था ना, सबसे लास्ट वाला जो अपना जो प्रतिबिंब ना, पता देखो अवतल दर्पण के अंदर में कहीं पे भी आप बिंब को रखोगे ना, अधिकतर बिंब जो आपका है ना, आपके दर्पण के सामने ही बनेंगे, ये दर्पण का सामने का हिस्सा है। ठीक है, ये सामने का हिस्सा है, बट एक ही स्थिति आपका ऐसा है ना, जहां पर दर्पण के पीछे में आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब आपका बनता है।
ठीक है, तो ये मैंने देखा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट हो यही हो रहा है। ठीक है, तो देख लेना, समझ लेना। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना, अच्छी तरह से कर लेना याद। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा। देखो, 10 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु, क्या है, 10 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु है। इसमें हमारे को वस्तु का आकार दे रखा है। ठीक है, अब देखो, वस्तु अवतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, अवतल दर्पण के सामने में 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी दूरी पर बनता हो, इसका प्रतिबिंब क्या, उसी दूरी पर बनता हो, मतलब कि जितना हमारा क्या बन रहा है, जितना हमारा अवतल दर्पण से वस्तु, अवतल दर्पण से जितना वस्तु मान चलो, ये हम अवतल दर्पण हमारा है। ठीक है, वस्तु मेरा यहाँ पर रखा गया है, उसके बीच की दूरी क्या है, 100 है। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब मेरा जो बनेगा ना, प्रतिबिंब जो मेरा बनेगा, पीछे तो पीछे बनेगा, अभी पीछे बनेगा, आगे बनेगा, हमारे को ये पूरा क्लियर नहीं है। देखो, तो मेरा बने, मान के चलो 100 पे ही मेरा, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 पे ही आपका क्या बनेगा, 100 पे ही आपका प्रतिबिंब भी आपका बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब भी बनेगा। तो जहां वस्तु स्थित हैगा, तो अब देखो, जहां वस्तु स्थित है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, दर्पण की हमारे को फोकस बताना है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगेगा, बस समझो, बस और कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखो, वस्तु की स्थिति बताना है हमारे को। पहले ये समझ लो, जब अवतल दर्पण, देखो, जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उसी दूरी पर बनता है जहां वस्तु स्थित है हो, तो इसका अर्थ है कि वह वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है। ठीक है, अब क्या आएगा, अब हमारे से ये पूछा जा रहा है कि, अब हमारे से ये बोला जा रहा है कि दर्पण क्या है, हमारे क्वेश्चन में ये भी बोला जाता है कि जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उसी दूरी पर, उसी बिंदु पर बनता है जहां वस्तु स्थित है, तो उसका अर्थ है कि वह क्या है, केंद्र पे बना है। क्या बनाएगा, हमारा पीछे में नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, हमारा केंद्र पे ही बन रहा है। ठीक है, केंद्र पे ही बनना है, मतलब कि सी पे ही बनना है आपका। ठीक है, तो सी पे ही बन रहा है, केंद्र पे पर रखी है। ठीक है, तो वक्रता, अब हमारे को बताना क्या है, हमारे को बताना है का फोकस दूरी बताना है। ठीक है, केंद्र पे बनना है, तो हमारा केंद्र क्या रहता है, हमारा वक्रता त्रिज्या रहता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या रहता है का। अब हमारे का क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, केंद्र की दर्पण से, ठीक है, दर्पण से दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है, हमारे को पता है कि वक्रता केंद्रीय हमारा क्या रहता है, हमारा वक्रता त्रिज्या रहता है। तो मेरा आर कितना दे रखा, 100 दे रखा, 100 का मैं आधा कर दूंगा, तो मेरा फोकस दूरी कितना निकल के आ जाएगा, मेरा 50 निकल के आ गया फोकस दूरी, बस आंसर यही है। ठीक है, जब कभी भी हमारा सेम पोजीशन में बने प्रतिबिंब में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उसी दूरी, उसी बिंदु पर बने, जब हमारा जहां पे वस्तु हमारा स्थित है, तो मान समझ लेना कि वह वस्तु कहां पर है, केंद्र पे आपका स्थित है। केंद्र आपका क्या रहता है, वह आपका त्रिज्या रहता है, त्रिज्या का आधा कर दो, आपका फोकस दूरी आ जाएगा, बस इसी में इतना ही आंसर देना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे सारे 4 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे कुछ 5 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे बच्चे पड़े हुए हैं, 5 5 नंबर वाले सारे सारे क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैंगे। तो देखते हैं। हम्म। एक सेकंड रुक जाओ। आप बताओ, इसी क्लास में कंप्लीट करा दूं या नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊं, ये बताओ। क्योंकि 5 नंबर वाले आपके टोटल 3 क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन के अंदर में सबके 2 2 क्वेश्चन है, अथवा में भी क्वेश्चन है, तो कुल मिला के बोल लो 6 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं अभी। तो अभी इस वाली क्लास में मुझे जहां तक हैगा, मैं इस वाली क्लास के अंदर कंप्लीट नहीं कराना चाहता हूँ, सॉरी, क्योंकि अभी ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, मजा भी नहीं आएगा, और थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, अब मजे से पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी तरह समझेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे। आप नेक्स्ट क्लास के अंदर में इसके पार्ट सेकंड और पार्ट 1 को देख करके आना, और इससे पहले के जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी तैयारी कर लेना सभी के सभी। और ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से वीडियो को नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।